Mhm. प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक पुणे महाराष्ट्र से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। सभी लोगों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। अभी हम लोग माधव निदान पढ़ रहे हैं, तो माधव निदान में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर कर रहे हैं, हृदरोग। क्योंकि हमारे पास पेशेंट्स आते हैं और आजकल हृदरोग बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, क्योंकि आजकल कंपटीशन का जमाना है। कंपटीशन में लोगों को नींद नहीं आती है, बहुत ज्यादा चिंता में रहते हैं, क्रोध में रहते हैं। तो ऐसे कंडीशन में हार्ट की बीमारियां बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि हृदय में कौन सी वायु रहती है, तो व्यान वायु रहता है, और साधक पित्त रहता है, अवलंबक कफ रहता है। प्राण और उदान का भी इफेक्ट उस पे आता है, अपान का भी इफेक्ट आता है। तो ओज का स्थान है, मन का स्थान है, साधक पित्त का स्थान है। तो हृदय में अगर हृदरोग हो जाता है तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो जाते हैं। तो यहाँ पे आयुर्वेद में तो वातज पित्तज कफज सानिपातिक और कृमिज ये टैग बताए हैं, और इसी के अंडर में सारी बीमारियों को कवर कर दिया गया है। तो अब हम लोग हृदरोग के उपद्रव पढ़ेंगे, क्योंकि हमारे पास जब पेशेंट आते हैं तो कॉम्प्लिकेशंस भी होते हैं हृदरोग के, तो उनको समझना जानना बहुत जरूरी होता है। हम उसी को समझेंगे, जानेंगे और फिर डिस्कस भी करेंगे। श्लोक नंबर 7वां जो है वह देखिए। देखिए 7 श्लोक में ये पूरा इन्होंने पूरा कंप्लीट कर दिया है हृदरोग को। लेकिन ऐसा बात नहीं कि 7 श्लोक में ही हो जाएगा। इसका विस्तार से जो भी ग्रंथ थे वो आज अवेलेबल नहीं है, लेकिन हमें कोशिश करना चाहिए कि हम इससे ही सब समझ पाए बातज पितज के हिसाब से। अब उपद्रव क्या बता रहे हैं ये देखिए। इसमें बोल रहे हैं कि क्लमः साधो भ्रमः शोषो गेयस्तेषाम उपद्रवाः कृमजे कृमि जाति नाम श्लेष्मी कारणम च ये मताः। मतलब इसमें क्लम होता है, बिना कोई काम के ही थकावट होती है। फिर बोल रहे हैं शरीर में ग्लानि होता है, भ्रम होता है, शोष होता है। ये हृदरोग के उपद्रव होते हैं, कॉम्प्लिकेशंस ऑफ हार्ट डिजीजेस। कृमिज हृदरोग में कफज और कृमिज हृदरोग के सब उपद्रव उत्पन्न हो जाते हैं। टीकाकार क्या बोलते हैं वो जानना बहुत जरूरी है। माधव निदान के टीकाकार विजय रक्षित जी ने मधुकोश टीका में लिखा है कि सर्वेषाम उपद्रवानाः क्लम इत्यादि श्लेष्मी कारणम ये उपद्रवस्ते कृमिज हृदरोगे अपि स्युः ते च हृल्लासस्यास्त्रवणम विपाकादयः। इन सब के उपद्रव कहते हैं कि क्लम इत्यादि श्लेष्मिक हृदरोग के जो उपद्रव हैं, कृमिजन्य में भी वही सब हो जाते हैं, और हृदलास मुखस्राव विपाक अरोचक आदि हो जाते हैं। क्लम अवसाद भ्रम शोथ शोष या हृदरोग के साधारण उपद्रव होते हैं। इनके अतिरिक्त कृमिज हृदरोग में श्लेष्मिक कृमि रोग के हृदलास मुखस्राव अविपाक आदि उपद्रव भी उत्पन्न हो जाते हैं। इसके बाद में मैं कुछ और ग्रंथ भी पढ़ता हूँ। इसमें ऐसा बता रहे हैं कि लाक्षणिक चिकित्सा हृदरोग में अनेक बार लक्षणानुरूप अलग संप्राप्ति होती है, तो अलग अलग से स्वतंत्र चिकित्सा की आवश्यकता हो जाती है। उनमें से कुछ प्रधान लक्षणों की या कुछ लक्षण समुच्चय की चिकित्सा आप देखनी है। अब हृदशूल के पेशेंट आए हमारे पास, हार्ट में बहुत ज्यादा पेन हो रहा है, तो आयुर्वेद में किस तरह से उसको मैनेज करने के लिए बताया गया है। जो ग्रंथ उपलब्ध है उसमें क्या बताया है, तो सुश्रुत उत्तर तंत्र 42 चैप्टर में 131 नंबर का श्लोक में क्या बता रहे हैं कि कप कफ पित्तावरद्धस्तु मारुतो रस मूर्छिता हृदयस्था कुरुते शूलम उश्वासावरोधकम परम सहर्षुल क्या तो रसमारुत संभव। हृदशूल का उद्भव कई बार अचानक हो जाता है, अचानक ही हार्ट में बहुत ज्यादा सीवियर पेन होने लगता है। यह अत्यंत पीड़ाकर लक्षण होता है।
हृदयशूल हृदरोग में पूर्व रूपावस्था में भी मिलता है। यह स्वतंत्र व्याधि के रूप में भी हृदयशूल मतलब हार्ट में पेन होना यह मिलता है। सुश्रुत ने हृदयशूल का वर्णन वातशूल का एक ऐसा प्रकार किया है। हृदय को रक्त की पूर्ति करने वाले रक्त वाहिनियों में कफ और पित्त से अवरोध होता है। इससे हृदयस्थ मांसपेशियों में रक्त की रसद बंद हो जाती है। अवरोध अगर हो जाएगा कफ और पित्त से, तो इससे वात प्रकोप जन्य शूल की उत्पत्ति होती है। मॉडर्न साइंस भी यही बताता है कि हार्ट में कोरोनरी आर्टरीज का ब्लॉक हो जाता है, प्लेक फॉर्मेशन होता है, कैल्सिफिकेशन होता है, तो इसकी वजह से पेन शुरू हो जाता है अगर वहां पे अवरोध होगा। एलोपैथी साइंस भी वही मानता है, आयुर्वेद भी वही मानता है, काफी कुछ मैच होता है। प्रकोपित वायु रस रक्त से समूर्छित होकर शूल को और अधिक बढ़ाता है। यह शूल हृदय प्रदेश से शुरू होकर वाम बाहु की तरह मतलब लेफ्ट हाथ की तरह संचारी रहता है। कभी कभी अंगुली तक संचरण होता है। जो सुश्रुत ने बताया वही चीज मॉडर्न साइंस भी मानता है। कुछ समय वाम पार्श्व में वेदना उत्पन्न होती है। श्वासावरोध यह भी इस व्याधि का एक प्रधान लक्षण है। अब अर्चन मतानुसार हृदयशूल जो होता है एंजाइना पेक्टोरिस, हृदयशूल या एंजाइना पेक्टोरिस में सामान्यतः उरोस्थि से पृष्ठ भाग से वेदना शुरू होती है। इसके वेग परिश्रम से बढ़ते हैं। शूल वाम अंश वाम बाहु मार्ग से अंगुली तक संचालित होता है। कभी कभी मन्य तथा वाम पार्श्व में भी वेदना होती है। हृदय को रक्त पहुंचाने वाली रक्त वाहिनियां जो कोरोनरी आर्टरीज होती हैं उसमें स्कंदन होता या अंतशल्य मतलब थ्रोम्बस या इंफार्क्ट के कारण हृदय स्नायु को ठीक तरह से रक्त नहीं मिलता और हृदयशूल की उत्पत्ति हो जाती है। अब इसमें चिकित्सा क्या बता रहे हैं? चिकित्सा बहुत इंपॉर्टेंट है। इस रोग में अरति यह लक्षण अत्यधिक प्रमाण में मिलता है। ऐसे समय में आत्यायिक चिकित्सा करना चाहिए, इमरजेंसी मैनेजमेंट। हृदय के रक्त विक्षेपण में अधिक जोर न होना महत्वपूर्ण होता है, इसलिए पूरा विश्राम की जरूरत रहती है। आवश्यकता होने पर हृदय प्रदेश में संवाहन भी प्राणदायक होता है। आयुर्वेद में मृग श्रृंग भस्म इस अवस्था में उत्कृष्ट कार्यकारी द्रव्य है। भस्म की अपेक्षा मृग श्रृंग मशी अधिक जलद और अच्छा कार्य करती है। त्रिशूल की अवस्था में मृग श्रृंग भस्म या मशी हर समय 1 ग्राम ऐसे हर 10 मिनट के अंदर में शहद के साथ देना चाहिए। त्रिशूल पूरा नष्ट होने तक यह उपक्रम बनाए रखना आवश्यक होता है। एलोपैथी में कैसे सॉर्बिटॉल या फिर अमाइलोडेपिन या वो रखते हैं, सबलिंगुअली डेपिन देते हैं, या फिर एलोपैथी में इकोस्प्रिन देते हैं खून पतला करने के लिए। आयुर्वेद में महाशृंग भस्म, श्रृंग भस्म या श्रृंग भस्म का श्रृंग का मशी देने के लिए बोला है। लक्ष्य क्योंकि ये एक तरह से वाइसोडाइलेटेशन करता है और वो ब्लड को पतला करके पेन को कम कर देता है। फिर लक्ष्मी विलास रस या कस्तूरी भैरव रस को अदरक स्वरस में घिसकर उसकी मात्रा का जीवा पर रखकर चाटाने से शूल त्वरितया कम हो जाता है। शूल कम हो जाने के अनंतर भी हृदय स्थान में आए हुए दौर्बल्य दूर करके स्थान वैगुण्य नष्ट करने के लिए श्रृंग भस्म का उपयोग बनाए रखना चाहिए। ऐसे समय शुंठी या अदरक भी उपयुक्त होता है। नागवल्ली पत्र स्वरस जो मतलब पान का पत्ता होता है, वो स्थान वैगुण्य दूर करने में अग्रसर द्रव्य माना जाता है। हर रोज खा लेने के बाद कम से कम 4 नागवल्ली पत्र खाना लाभदायक होता है। पान के साथ कत्था, सुपारी, चून आदि द्रव्य नहीं होना चाहिए। शुंठी और गैरी का नागवल्ली पत्र स्वरस की भावना देकर बनाया हुआ लघु शुद्ध शेखर रस यह कभी कभी अवस्था में लाभदायक होता है। मन प्रक्षोभ यह भी नहीं हो यह देखना होगा। अर्जुन जैसे द्रव्य हृदय होकर कषाय रस के हैं। हृदय में इनका कभी भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, इसीलिए क्योंकि ये कषाय रसात्मक अर्जुन होता है, तो कषाय रस वायु का प्रकोप करता है, इसलिए अर्जुन नहीं देना है जब भी एंजाइना पेक्टोरिस का पेन होता है। इससे स्त्रोतोरोध होकर अपाय मतलब कॉम्प्लिकेशन होने की ही संभावना अधिक रहती है, इसको समझना चाहिए। कंचन मैम, आपके पास पेशेंट आते हैं तो आप श्रृंग भस्म देती हैं हार्ट के पेशेंट को? हाँ प्रणाम मैम। सर हमारे यहाँ पे अवेलेबल नहीं होंगे अभी। हम लोग को मतलब हार्ट जैसे हृदय का पेशेंट आता है तो मोस्ट ऑफ संज्ञा सौपुष्ट मेरे पास होती है, योगेंद्र रस होता है, अदरक भस्म है, तो यही चलाते हैं सर मोस्टली। शुंग भस्म का कोई एक्सपीरियंस नहीं सर इसमें, पर आपने बहुत अच्छा बताया, तो हो सकता है कि कभी जरूरत पड़े तो मैं इसे यूज करूँ। बहुत ही अच्छा बताया, जैसे कि हर एक के साथ यहाँ पे मुझे अभी एग्जाम गोइंग हूँ, तो थोड़ा सा इसमें आप जब जो बताते हो ना
जैसे अर्जुन का शायर उसका है, मतलब ये मुझे ऐसा लगता है कि हर एक चीज में मैं एमसीक्यूज ढूंढ रही हूँ आजकल। थैंक यू सो मच। अच्छा, ठीक है। तो ये जो पेन होता है तब मृगशृंग भस्म, लक्ष्मी विलास रस, कस्तूरी भैरव रस को अदरक के रस के साथ देके, और शुंठी का भी प्रयोग कर सकते हैं। नागवल्ली पत्र का स्वरस 4-5 पत्ते खाने के लिए देना है, या फिर लघु सूचक का रस, अगर बहुत ज्यादा एंजाइना पेक्टोरिस का पेन हो रहा है तो। दूसरा कंडीशन आता है हृदय, जब पाल्पिटेशन होता है तब क्या देना चाहिए। तो हृदय या जब ये होता है कि हृदय का आकार बढ़ जाता है, या हृदय व्यास जब हो जाता है और पाल्पिटेशन हो जाता है, तो ये सारी कंडीशन जब रहती हैं तो हृदय के स्नायु दुर्बल हो जाते हैं। अवलंबक कफ का अवलंबन कार्य बिगड़ जाने से ये लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं। हृदय पेशियों का जो सहनन है वो कम होकर उनमें शिथिलता उत्पन्न हो जाती है, इसी कारण हृदय का आकार बढ़ जाता है। शिथिल हृदय स्नायु द्वारा रस रक्त का विक्षेपण कार्य ठीक से नहीं हो पाता। इसी के साथ व्यान वायु विकृत होने से रक्त विक्षेपण और शरीर से हृदय की तरफ रस फिर से वापस नहीं आ जाता है, रस फिर से वापस आ जाता है, जो रिगर्जिटेशन बोलते हैं। रस रस रक्त हृदय से मतलब वो अच्छे से ये नहीं होता, रिगर्जिटेशन का प्रोसेस शुरू होता है, तो ये क्रियाओं में बाधा उत्पन्न हो जाती है। रस व स्त्रोतस की विकृति होकर रस धातु का विमार्गमन होने से शोथ उत्पन्न हो जाता है। रस या आप्य धातु होने से अधोगामी स्वभाव का होता है। इसी कारण शुरू में शोथ पाद भाग में व्यक्त होता है, पाद में क्रमशः वो पूरे शरीर में फैल जाता है। हृदय और यकृत इनकी गर्भावस्था में उत्पत्ति एक ही समय में होने से ये दोनों अवयव दुष्ट होने पर एक दूसरे को उपघात करते हैं, ऐसा विवेचन काश्यप जी ने किया है। हृदय की दुष्टि होने पर स्वभावतः ही यकृत की भी दुष्टि होती है। द हार्ट और लीवर ये एक दूसरे से रिलेटेड रहते हैं, और यकृत वृद्धि उत्पन्न होती है जब रसवा की अधिक दुष्टि होती है तो ज्वरोद्भव होता है। रक्तवा की दुष्टि होने से हृदरोग, रक्तगत होने से यकृत की वृद्धि हो जाती है, ऐसा भी कहा जा सकता है। इसकी परिणति आखिर में उदर रोग में हो जाती है। उदर में जल संचित होकर जातोदकावस्था प्राप्त हो जाता है। संक्षेप से देखना हो तो हृदय विस्तार, शोथ, अल्प आयाम से श्वास, यकृत वृद्धि और कभी कभी उदर, ये सब लक्षण एक साथ दिखाई देते हैं। तो चिकित्सा क्या बताया, इस अवस्था में हृदय को बल देकर स्नायु को सहनन प्राप्त कराने वाली चिकित्सा करनी होगी। जबकि पाल्पिटेशन हो रहा है, या फिर हृदय व्यास हो रहा है, या रिगर्जिटेशन हो रहा है, ऐसे कंडीशन में कषाय रस के द्रव्य प्रधानतया उपयुक्त होते हैं। इनमें अर्जुन यह एक श्रेष्ठ द्रव्य है। शूल में निषेध किया है, लेकिन यहाँ पे हृदय व्यास जैसे कंडीशन है तो अर्जुन चूर्ण, अर्जुनारिष्ट, अर्जुन सिद्ध दूध आदि, मतलब जो शीरपाक होता है आदि विविध पद्धति से अर्जुन का प्रयोग किया जाता है। मांस धातु को सहनन प्राप्त करवाने वाला और एक महत्व का द्रव्य है कुपिलु। कुपिलु जो है, जो अनैच्छिक स्नायु है, इनवॉलेंटरीली जो काम करते हैं, इनवॉलेंट्री जो मसल्स होते हैं उन पे अधिक कार्यकारी कुपिलु होता है। इसी कारण हृदयस्थ स्नायु को भी कुपिलों से उत्तम सहनन प्राप्त होता है। शुद्ध कुपिलु 30 मिलीग्राम, श्रृंग भस्म, ये सब 4 बार देना चाहिए। सूचेकर के साथ देना उपयुक्त होता है। कुपिलु कल्प का भी उपयोग किया जा सकता है। शोथ कम करने के लिए पुनर्नवा, शिलाजतु का भी लाभ होता है। हेमा शिलाजतु या शिलाजतु और हेमगर्भ का संयुक्त कल्प शोथग्न, हृदबल्य, इन दोनों कार्य के लिए लाभदायी है। हरमल यह भी एक अवस्था में उपयुक्त और उत्तम वनस्पति द्रव्य है। हरमल नाम की वनस्पति होती है। फिर बताया है कि हरमल पोट्टली 250 मिलीग्राम दिन में 3 बार दी जाती है। अन्य औषधियों में आरोग्यवर्धनी वटी, अगर पाल्पिटेशन हो रहा है या फिर हृदय व्यास है, मतलब कार्डियोमेगाली है, या फिर रिगर्जिटेशन हो, तो आरोग्यवर्धनी वटी, चंद्र प्रभावटी, पुनर्नवा क्वाथ, दशमूलारिष्ट, श्रृंग भस्म, मौक्तिक भस्म, अब्रक भस्म, स्वर्ण भस्म और स्वर्ण के अन्य कल्प आवश्यकता अनुसार दिए जाते हैं। तो ये देने से बहुत अच्छा फायदा होता है। और डॉक्टर आरती शर्मा मैम, आपने हार्ट के पेशेंट में ये सब दिया है जो मैं बता रहा हूँ? आरती शर्मा मैम, अगर आप खाना नहीं बना रही हैं तो बताइए। या डॉक्टर आशा गुप्ता मैम, कुछ लोगों ने दिए होंगे तो बता सकते हैं ओपन हैंड रेज करके। नहीं तो हम आगे पढ़ते हैं। तो हृदय ध्वनि विकृति, जब मरमर होता है या फिर वहां पे फिब्रिलेशन होता है, तो उसमें हमें क्या देना चाहिए। सामान्य तो उपद्रव रूप में उत्पन्न होने वाला यह लक्षण है जब हृदय ध्वनि विकृति होती है।
आम बात की जीर्णावस्था में उत्पन्न होने वाले उपद्रवात्मक हृदरोग में हृदय स्थित वॉल्व में विकृति हो जाती है और हृदय ध्वनि की विकृति आने लगती है। अरिथमिया जो रहता है वह कंडीशन हो जाती है, वो भी हो जाती है, या मरमर होने लगता है। अलग अलग हृदय ध्वनि की विकृतियां हो जाती हैं। अनेक बार जन्मतः या सहज विकृति भी होती है। इस प्रकार स्थान विकृति, अवयव विकृति होने पर हृदय ध्वनि विकृति हमेशा के लिए रहती है। उसकी चिकित्सा करना कठिन होता है। कुछ समय शस्त्र कर्म की सहायता से लक्षण दूर कर सकते हैं। तो इसमें आचार्य लोग बोलते हैं कि आप सर्जरी जो जरूरी है, वॉल रिप्लेसमेंट वगैरह करना, वो ही करिए। और पेसमेकर बैठाना या फिर वॉल रिप्लेस करना, ट्राइकस्पाइड वॉल, बाइकस्पाइड वॉल, उस पे आप ध्यान दीजिए। उसकी, क्योंकि आयुर्वेद में एकदम डायरेक्ट ऐसा अप्रोच नहीं बोला है। हम उसमें कर सकते हैं, जैसे रस पाचक, रक्त पाचक में जो स्निग्ध द्रव्यों से सिद्ध घृत है वो हम लोग दे सकते हैं, लेकिन वो धीरे धीरे काम करता है। अगर इमरजेंसी है तो वहां पे सर्जरी ही करना पड़ता है। अगर वॉल रिप्लेस करना है तो करना ही पड़ेगा। फिर है हृदयाभिघात, मतलब अगर हार्ट अटैक आता है उसको हृदयाभिघात ये शब्द बोला है। हृदयाभिघात नाम की एक व्याधि चरकाचार्य जी ने सिद्धि स्थान में कहा है। क्या बोला है कि तत् हृदयाभिघाते कास श्वास बलशय कंठ शोष क्लोम माकर्षण जिह्वा निर्गम मुख तालु शोषा परस्परोन्माद प्रलाप चित्त नाशय दया स्युः। मतलब हृदयाभिघात, जब हार्ट अटैक आता है तो कास, श्वास, बलशय, कंठ शोष, क्लोम प्रदेश में खिंचने की सी वेदना, जीवा बाहर आना, मुकुर तालु शोष, इन लक्षणों के साथ ही उन्माद और अपस्मार जैसे भी लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं। मतलब कभी कभी मिर्गी के झटके भी आने लगते हैं। मतलब अगर ये कॉम्प्लिकेशन ज्यादा हो गया तो मन के प्राकृतिक कर्म बिगड़ जाता है। यही लक्षण हृदयाभिघात में दिखता है। ये स्वतंत्र माने या ना माने, इसके बारे में बहुत मतांतर है, परंतु लक्षणों की तरफ देखा जाए तो वातज हृदरोग में इसका समावेश किया जा सकता है। चिकित्सा भी वातज हृदरोग के समान ही की जाती है। एक और व्याधि बताइए, हृदय विद्रति, मतलब हार्ट का एब्सेस होना। चरक ने सूत्र स्थान में अनेक स्थानों में निर्माण होने वाले विद्रति का विवेचन किया है। उसमें हृदय विद्रति का वर्णन मिलता है। प्रकोपित दोष हृदयस्थ मांस धातु का आश्रय करके वहां ग्रंथियों की उत्पत्ति करा देते हैं। इससे हृदय विद्रति यह व्याधि उत्पन्न होता है। इससे तमक श्वास जैसे लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं। प्रमेह, कास, श्वास, शूल लक्षण भी मिलते हैं। यह विद्रति पक्व होकर यही इसका भेद हुआ तो तत्काल मृत्यु हो जाती है। मतलब ये विद्रति से मृत्यु होने तक भी अवस्था जा सकती है। यह विद्रति असाध्य होती है, इसी कारण इसकी चिकित्सा ग्रंथों में उपलब्ध नहीं है। डायरेक्ट उन्होंने कहा कि विद्रति बढ़ गया और वहां पे मांस धातु की विकृति हो गई, बहुत ज्यादा डीप चला गया, तो इसकी चिकित्सा सफल नहीं होती, इसलिए उन्होंने कहा कि असाध्य है। हृदय रोगों में पथ्यापथ्य क्या होता है? तो पथ्य में योग रत्नाकर में क्या बता रहे हैं? शाली मुद्गा यवा मांसम जांगलम मरिचानवितम पटोलम कारवेल्लम च पथ्यम प्रोक्तम हृदयामय। मतलब हृदय रोग के रोगी को पूर्ण विश्राम की जरूरत होती है। आहार द्रव्य लघु और संतर्पण कारक होना चाहिए। चावल या गेहूं का पायस, मतलब आप या तो दलिया बना लीजिए या फिर चावल का ये बना खीर टाइप बना लीजिए हल्का। द्राक्ष और दाड़िम के फल रस देना है। नींबू शरबत पथ्यकर होता है। शाली षष्टिक, मुद्ग, यव, जांगल मास, परवल, करेला, ये हृदरोग में पथ्यकर द्रव्य है। अपथ्यकर द्रव्य क्या है? तो तैराम्ल, तक्र, गुरुवन, कषाय, श्रम, मातपम, रोशम, स्त्रीनर्म, चिंता व भाष्यम हृदरोग वास तेजित। मतलब गुरु और विदाही आहार, तेल, अम्ल, तक्र, कषाय रस के द्रव्य, अतिश्रम, आतव सेवा, क्रोध, चिंता, शोक, व्यायाम, मैथुन, ये अपत्यकर होने से वर्ज होने चाहिए। मतलब दिन में नहीं सोना है, क्रोध नहीं करना है, चिंता नहीं करना है, शोक नहीं करना है, व्यायाम नहीं करना है, बहुत ज्यादा एक्सरसाइज नहीं करना है। वो राजू श्रीवास्तव जी ट्रेडमिल में कर रहे थे तो उनको अटैक आया। तो यहाँ पे व्यायाम जो है वो मतलब अर्ध शक्ति करे, या जितना जरूरत है उतना ही करना चाहिए। और अति मैथुन नहीं करना है, कषाय रस के द्रव्य नहीं देने हैं, तक्र का सेवन, विदाही आहार, गुरु आहार, और बहुत ज्यादा मेहनत वाला काम ये सब बिल्कुल भी नहीं करना है, ज्यादा वजन नहीं उठाना है। इस तरह से हृदरोग ये प्रकरण समाप्त हुआ। तो आप लोग कुछ बताना चाहते हैं तो बताइए, कुछ आपका एक्सपीरियंस। आरती शर्मा मैम या मीनल गुप्ता मैम, आप कुछ बताना चाहेंगी? हार्ट पेशेंट को आप लोग कैसे मैनेज करते हैं? कमर्शियल के मैम,
कि आप लोग डायरेक्ट रेफर कर देते हैं? शशि हाँ तिवारी। हाँ जी, प्रणाम सर। प्रणाम मैम। सर एक्यूट कंडीशंस की तो अभी नहीं कोई ट्रीट किए हैं। मैंने आपको वैसे हमने कल डिस्कस किया था तो बताया था कि क्रॉनिक पेशेंट्स तो आता है कि उसका हार्ट एलिमेंट पहले रह चुका है, कोई ना कोई बाईपास हो चुका है या फिर ब्लॉकेज है उनको। इस तरह के पेशेंट्स तो आए हैं, लेकिन एक्यूट कंडीशंस के सर अभी तक कोई ट्रीट नहीं किया मैंने। ठीक है, तो क्रॉनिक में क्या देती हैं आप? किस तरह से विचार करती हैं? हाँ क्रॉनिक में सर सबसे पहले यही देखते हैं कि कारण क्या रहा है, कि ब्लॉकेज का रीजन क्या रहा। अगर ब्लॉकेज था तो अगर कोलेस्ट्रॉल हाई है रहा है तो उसका क्या रीजन रहा, कहाँ उसका अग्नि दुष्ट रहा तो उसके लिए अग्नि दीपन करके उसका प्रॉपर आम पाचन हो, जिससे कि वो जो डिपोजिशन हो रहा है कोलेस्ट्रॉल का वो ना हो। तो उस पे सबसे पहले वर्क करती हूँ सर, कि उसका सबसे पहले दीपन पाचन करके और वह जो आम पाचन करके जिससे कि उसका कोलेस्ट्रॉल डिपोजिशन रुक जाए, वो काम सबसे पहले करती हूँ सर। उसके बाद में वात का अनुलोमन साथ में जाती हूँ, जी, सारे वात अनुलोमन द्रव देकर। और हित के लिए सर अर्जुन का क्षीर पाक तो हम प्रयोग करते हैं, लहसुन का भी प्रयोग बहुत अच्छा होता है सर, वो भी करते हैं ठीक है, सर। थैंक यू मैम। हृदयांगम रस हो गया, हृदय रोग वो सर प्रयोग करती हूँ, हृदयांगम रस का प्रयोग करती हूँ, नवजीवन रस का प्रयोग करती हूँ सर इसमें। जी, लॉन्ग टर्म में हम लोग आयुर्वेद देते हैं तो पेशेंट काफी ठीक रहता है। हाँ तो सर ऐसे ही पेशेंट बहुत ज्यादा आते हैं, बिल्कुल। और हृद बस्ती देती हैं? हृद बस्ती हाँ बस हित बस्ती सर मैंने दिया। हाँ ये भी याद, हित बस्ती में करती हूँ सर। क्या जैसा चीज ऐसा का? क्या चीज का? सर उसमें मैं दशमूल का तेल भी प्रयोग करती हूँ, जी, दशमूल का तेल प्रयोग करती हूँ सर उसके लिए। ठीक है। और तो जो डॉक्टर मैंने मीनल, किया है वो हाँ बता डॉक्टर मीनल मैम, आप रही। मतलब अच्छा हार्ट को प्रोटेक्ट तो कर लेती हैं, रसायन तो दे देती हैं। हाँ, सर वो यही हमारे पेशेंट इसीलिए आते हैं कि लॉन्ग टर्म में जब वो चल रहे होते हैं ये बीटा ब्लॉकर्स और इस पे, तो उनको उससे कंट्रोल तो होता है, लेकिन धीमे धीमे करके उनकी ये व्याधि इंटरनली बढ़ ही रही होती है। जैसे कि मैंने आपको बताया ना, उनका बिल्कुल घी बंद करा के रूक्षता इतनी बढ़ा देते हैं शरीर के अंदर कि उनको अदर सिम्टम्स बहुत ज्यादा डेवलप हो जाते हैं। तो वही सब मैनेजमेंट करना अगर उनके लिए हम कर दें तो उनके लिए बहुत बेनिफिशियल होता है, क्योंकि उनको वो जो डे टू डे लाइफ में प्रॉब्लम होती हैं वो सब बंद हो जाती हैं, तो वो काफी उससे रिलीफ फील करते हैं। जी, ठीक है, थैंक बस यू मैम, बहुत अच्छा बताया। और आप मैम आपके नाम का मतलब बताएंगी? मिनल नाम का मतलब क्या होता है? सर ऐसा बहुत स्पेसिफिक तो नहीं पता, पर ये बोलते हैं, ये महारानी हुई थी उधर राजस्थान के साइड में या फिर उधर जयपुर साइड में, उनका नाम था मीनल दे। और मतलब मेरी बड़ी बहन का नाम सोनल है, और सोनल दे और मीनल दे करके दो बहनें हुई थी, तो इसीलिए मेरा नाम मीनल रखा गया। अदरवाइज मछलियों की पंक्ति को, कतार को बोलते हैं मीनल। अच्छा, आप समझ आए। यहाँ पे एक डॉक्टर मीनल लाड मैम है पुणे में, बहुत अच्छी डॉक्टर है। ठीक ओके। है, थैंक यू मैम, बहुत अच्छा बताया। एक आशा मैम कुछ बोलना चाहती हैं। डॉक्टर आशा टंडल मैम, आप कुछ बताएंगी? प्रणाम सभी को। सर ये कृमिज हृदरोग के बारे में थोड़ा डिटेल में बताएंगे, जैसे आजकल ना लक्षण के वाइज उसको कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं, क्यों क्योंकि पेट में कीड़े होते हैं तो हार्ट में पेन शुरू हो जाता है। और वहां पे जी बताया ना कि अष्टांग हृदय में देखेंगे तो इसमें बताया कि, या फिर चरक में भी देखेंगे तो काटने की सी वेदना होती है कृमियों के उत्पन्न होने से। और ये बोल रहे हैं कि, अभी देखिए ये पहले वाला जो श्लोक है ना 6वां नंबर का, इसमें बोल रहे हैं कि शोथ होता है, अरुचि होता है, श्याव नेत्रत्व होता है, आंखों के आगे काला मटियालापन और रुचि और शोथ होता है। दूसरा प्लास और उत्क्लेद होता है, कफ का उसमें डोमिनेंस हो रहा है। तम पित्त से होता है, स्टीवन कफ पित्त से, अरुचि इत्यादि लक्षण कृमियों से उत्पन्न होते हैं। क्योंकि नॉर्मली ये सारे लक्षण तो सभी हृदय रोग में या फिर अगर आमाशय सभी, जन्य जो भी व्याधि है उसमें दिखने को मिलते ही है, तो उसको हम डिफरेंशिएट कैसे कर सकते हैं ये जानना क्योंकि था। कृमि के कुछ अलग टिपिकल सिम्टम होते हैं, जैसे पेट में भी काट रहा है, फिर पेशेंट पेट के बल सोता है, जो बच्चे पेट के बल सोते हैं, यूरिन करते टाइम ऐसे वो ऐसे कांपते हैं, शहारते हैं, और दांत किटकिटाना रात को। और मतलब ये जो हम कृमि कोई भी कृमिज रोग में जो भी लक्षण मिलते हैं उसी से के साथ हम कंपेयर कर सकते हैं ये। कंपेयर भी कर सकते हैं, और वो हार्ट में भी चला गया है, वही चीज, कृमि का उपद्रव हार्ट में भी चला गया है। अच्छा, अगर चिकित्सा नहीं की गई तो वो हार्ट में चला जाता है। और हार्ट में वो जाके कृमियां खा जाती हैं। ओके।
उसका कुछ पर्टिकुलर साइन सिम्टम्स कुछ होता है क्या सर? ऐसे दिखता आपने है, कभी देखा हो ऐसा? मैंने देखा है ऐसे बहुत सारे आते हैं लोग जिनको कृमि का इतिहास रहता है और हार्ट में ऐसे ही सिम्टम्स आते हैं, क्योंकि उल्लास मैंने आज रहता तक है। क्रोमिज हृदय का कोई पेशेंट देखा नहीं, इसलिए मैं पूछ रही हूँ सर। मैंने सर के पास भी देखा है, उनको ऐसे उत्कलेद और हिरलास हमेशा, मतलब नौसिया फीलिंग हमेशा होती रहती है। और जब ओके। सर ने कृमि का चिकित्सा किया तो वो पेशेंट ठीक हो गया। हार्ट में ऐसे पेन होते रहता है उनका, और उनका खाने में तिल का सेवन ज्यादा होता है, फिर गुड़ का सेवन ज्यादा होता है, दीवा सौंफ होता है, फिर दही का सेवन ज्यादा होता है, मिक्स फ्रूट सैलेड का, जो कृमि के सारे जो हेतु हैं वो सारे मिलते हैं उनमें। जी सर, ओके ठीक है सर। ठीक है, थैंक यू। तो सर इसमें इसमें हम चिकित्सा ये में चीज हाँ मैम, इसमें हम ये चीज देख सकते हैं कि हमें अगर मतलब वातज पित्तज कफज कृमि हृदय रोग का कोई और सिम्टम वो नहीं दिख रहा है कि उसमें कहीं कोलेस्ट्रॉल हाई नहीं है और जी उसका कहीं से कोई रुक्षता नहीं बढ़ा हुआ है, इवन देन उसको पाल्पिटेशंस हो रहे हैं और उसको श्वास कष्ट हो रहा है, तो वो सब चीजें अगर हैं और यंग एज का बंदा है अगर, तो उसको ये देखे कि उसमें कोई ऐसा नहीं है कि उसको एज के कारण हमें हृदय रोग डेवलप हो रहा है, तो वहां पर हम विचार कर सकते हैं कि क्रमिक हृदय रोग हो सकता है, तो उस चीज पे हम वर्क कर सकते हैं। है सर? ओके। तो ये भी हो सकता मैम है। इसमें इन्वेस्टिगेशन के तौर पे अगर हम यूएसजी कराते हैं तो उसमें किस टाइप का सिम्टम्स मिलेगा, मतलब पिक्चर्स कैसे दिखेंगे? यूएसजी कराएंगे तो उसमें यूएसजी या मिलेगा, ईसीजी कराएंगे तो? कृमियां मिलेंगी, पेट में दिखते हैं कि पेट में एस्कैरिस हो गए हैं, टेप वर्म, हुक वर्म, ये सब दिखते हैं पेट में। ओके। कोई ऐसा केस होगा तो आप सब प्लीज शेयर हाँ, कीजिएगा उसका। मैंने तो देखे हैं, इसलिए मुझे मालूम है कि वर्म्स का हिस्ट्री रहता है और यो यूएसजी में दिखते हैं और उसकी वजह से हार्ट के डिजीजेस ऐसे देखे हैं मैंने। ओके, क्योंकि मुझे लगता है जैसे पांडु है या क्रोमिच पांडु वगैरह भी होते हैं, तो हाँ उसके साथ भी यही सिम्टम्स और हाँ बुरा अपीयरेंस ऐसा दिख सकता है। हाँ, मैं देखता हूँ, कुछ रिपोर्ट्स वगैरह मिल गए तो वो मैं सब भेजूंगा। ओके ठीक है सर। और मीनल मैम, आपका नाम का अर्थ ना, मतलब जिसकी आंखें मीन मतलब मत्स्य के जैसी है, ये होता है। थैंक यू अच्छा, दीदी, मेरे को हाँ, पता नहीं था। अच्छा, और सच में आंखें हैं वैसी। हाँ, मैं मैं तो कभी सुना है भी नहीं, आपने कहा देखा। अच्छा, हाँ, लेकिन थैंक ये यू मैम, देखिए, थैंक यू। जी जी। ठीक है, एक ना बहुत अच्छे डॉक्टर हैं और सीनियर डॉक्टर हैं जिनका नाम है डॉक्टर एमवी सुशील सर। सर, आपका क्या एक्सपीरियंस है, कृपया सर बताएंगे? एमवी सुशील सर, आप सुन पा रहे हैं तो आप कृपया बताइए। हेलो हाँ सर, प्रणाम सर। सर, ये इसमें एंजाइना होता है नॉर्मली हाइपर कोलेस्टेमिया के कारण से, जिनको हार्ट ब्लॉक होता है, जी कोरोनरी आर्टरी ब्लॉक होता है। अभी मेरे पास पेशेंट हैं 2-3 जिनको 90 और 80 to 90% ब्लॉकेज है। जी उनको मैं एक योग बना के देता हूँ मैं, जिसमें अदरक का रस, लहसुन का रस और नींबू का रस और सेव का सिरका, इसको समान भाग में मिलाकर बॉईल करते हैं। और जब इसमें से 1 पार्ट एवापोरेट हो जाता है, उसको ठंडा करके उसमें उतनी मात्रा में शहद मिलाते हैं। अगर मान लो शुगर का पेशेंट है तो उसमें 1 कप ही मिलाते हैं, ज़्यादा नहीं मिलाते हैं। और 15 ml डेली एम्प्टी स्टमक देते हैं, तो उनको जो चलने के कारण से ब्रीथलेसनेस वगैरह रहती है वो काफ़ी ठीक हो जाता है। एंड इसके अलावा ये जो पान का पत्ता होता है, 3-4 पान के पत्ते को अदरक के रस में, जैसे अदरक डाल के कूट के, अदरक लहसुन डाल के कूट के उसका रस निकाल के उसको देते हैं, तो उससे भी काफ़ी आराम होता है। यानी कि जो ब्लॉकेज होते हैं वो काफ़ी हद तक 6 महीने के बाद अगर अपन फिर से अगर उनको करवाते हैं ईसीजी, तो उसमें दिखता है कि ब्लॉकेज, या अपन एंजियोप्लास्टी भी करवा के, एंजियोग्राफी करवा के देखते हैं तो उसमें काफ़ी हद तक क्लियर दिखता है। ये योग बहुत अच्छा है, डॉक्टर यूएस निगम सर का भी है, वो भी बताते हैं नॉर्मली। उनको काफ़ी, ये योग बना के भी मार्केट में भी मिलता बना बनाया योग, बहुत अच्छा रिजल्ट आता है इसमें। जी एंड अभी मेरे पास वाल्वुलर डिसीज के भी 1-2 पेशेंट हैं जिनको मैं प्रभाकर भट्टी अपना पर्यावरण रस ये सब दे रहा हूँ, उससे भी काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स है। एजेक्शन उनका काफ़ी अच्छा हो गया है, तो उसको भी काफ़ी अच्छा रिजल्ट। तो कृमि रोग में भी, जैसे कृमि रोग में काटने जैसी पीड़ा है और क्लम रहता है, इसमें लाला स्राव अधिक दिखता है, उसको देख के अपन पहचान सकते हैं। बाकी कृमि की जो भी हिस्ट्री जो आपने बताई है वो अगर देखते हैं तो उसमें हम कृमि हृदय रोग का निदान करते हैं और उसके कृमि की चिकित्सा करते हैं, विडंगारिस्ट देते हैं उसमें।
तो उससे काफी अच्छा आराम होता है। जी। बहुत अच्छी बात बताई, शंख भस्म का तो उस उपयोग में करता हूँ बहुत अच्छी मात्रा में। बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है, हृदय शूल में बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है शंख भस्म का। शंख भस्म देते हैं उसमें। और कस्तूरी भैरव रस का भी अदरक के रस के साथ में बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। वो डायलेट कर देता है एकदम से अपने कॉर्नरी आर्टरीज को। अगर एंजाइना का अगर पेशेंट आपके पास आया, पसीना आ रहा है और लेफ्ट साइड में उसका पेन रिफर हो रहा है, तो उसमें अगर अपन शंख भस्म का और कस्तूरी भैरव रस का अगर अदरक के साथ जीभ के नीचे मुहुर्मुहु चाटन करवाते तो उससे 1 आध घंटे के अंदर उसका एंजाइना ठीक हो जाता है। फिर उसको रेफर कर देते हैं ईसीजी वगैरह के लिए एंड देन एंजियोग्राफी। तो उसमें डॉक्टर तो तुरंत बोलते हैं कि एंजियोप्लास्टी करवा लीजिए, अदरवाइज हम कुछ नहीं बोल सकते, डराते हैं बाहर आते हैं। बट मैं पहले ही बोल के भेजता हूँ कि जरूरत नहीं है, आप इसमें कुछ योग ले लेंगे तो उससे ठीक हो जाता है। और काफी पेशेंट ठीक हुए इसमें, जी। कॉर्नरी आर्टरीज की जिसमें ब्लॉकेज रहते हैं। बाकी फिर जो कारण रहते हैं जैसे मिथ्या आहार विहार के कारण, जिसमें कि तेल वाली चीजें ज्यादा खाते हैं, इरेगुलर हैबिट्स होता है, मानसिक टेंशन रहता है, ऐसे पेशेंट को ज्यादा ये देखने के लिए मिलता है। कम एज की, इवन अभी 30 ईयर्स का एक पेशेंट आता है और इससे पहले 25 साल का एक लड़का आया था, तो उनमें ये सिम्टम्स दिखे, कोई मानने के लिए तैयार नहीं था। तो डायग्नोसिस हुआ तो उसके बाद ट्रीटमेंट चालू किया तो ठीक है वो अभी। बाकी काफी केसेस मैंने देखे हैं जो 22-22 साल के लड़के हैं जिनको हार्ट अटैक आते हैं, वो लोग एक्सपायर हो गए हैं। रात को सडन उठता है और उनका हिस्ट्री अल्कोहल का, स्मोकिंग का और अल्कोहल का, ऐसे पेशेंट है। तो वो निदान, जितने भी निदान का परिवर्जन करते हैं उसके बाद फिर जो मेडिसिन देते हैं तो उससे काफी अच्छा रिस्पॉन्स आता है। थैंक यू सर। थैंक यू सर। आप कितने प्यारे डॉक्टर हैं, कितने अच्छे डॉक्टर हैं। सर आप भोपाल में प्रैक्टिस करते हैं ना? यस सर, यस सर। तो हम आपके पास बहुत सारे पेशेंट भेजेंगे। बिल्कुल बिल्कुल सर। थैंक यू सर। और डॉक्टर रमेश गौतम जी कैसे हैं डॉक्टर साहब? आपके पास हार्ट पेशेंट आते हैं तो आप कैसे मैनेज करते हैं? हाँ रमेश जी सर, गौतम प्रणाम सर। आप प्रणाम सर सबको। जी। अभी तो सर मेरे पास हार्ट के पेशेंट ऐसे आते नहीं है वैसे अभी तो। हाँ जी, वैसे तो मैं कार्डियक हॉस्पिटल में जॉब करता हूँ, वहाँ सारे ऐसे एलोपैथिक ही लेते हैं। मेरा भी आयुर्वेद का एक्सपीरियंस नहीं है इस पे ज्यादा सर। तो कभी ना कभी तो देंगे ना? हाँ जी बिल्कुल। अभी सर ने इतना अच्छा योग बताया है, ये इसको यूज करूंगा सर मैं आने वाले टाइम में। मैं बनाऊंगा जो सर ने बताया है अभी। हाँ। सर से मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा कि इसको अगर या तो दोबारा रिपीट कर दे, मैं नोट कर लेता हूँ, या उसमें ग्रुप में डाल देंगे ताकि हम सब यूज कर सके सर इसे। डॉक्टर एमवी सुशील सर आप एक बार बता दीजिए या ग्रुप में डाल दीजिए जो आपने हाँ मैं बता। ग्रुप में डाल दूंगा। वैसे आप सिंपल सा है, अदरक का रस है उसको 1 कप लेना है, लहसुन का हाँ जी। रस 1 कप लेना है, सेव का सिरका 1 कप लेना है और नींबू का रस 1 कप लेना छान के। और इसको अपने को बॉईल करना है। बॉईल करेंगे ओपन करके, उसको ढकना नहीं है। हाँ और जी। हाँ जब जी। इसमें से 1 कप यानी एवेपोरेट हो जाता है ना, 3 कप बचता है, जिस टोटल क्वांटिटी 4 कप है, तो 3 कप बचता है तो उसको ठंडा करना है। ठंडा करने के बाद उसमें 3 कप अपन शहद ऐड कर देंगे। शहद, अगर डायबिटिक पेशेंट है तो उसमें 1 कप मिलाना है, तो टोटल 4 कप हो जाएगा। अगर डायबिटिक नहीं है तो उसमें अपन 3 कप मिलाते तो 6 कप हो जाता है। तो उसको कांच की बोतल में रखना है, प्लास्टिक की बोतल में नहीं रखना है, कांच की बोतलों में रखना है। और 15 ml डेली एम्प्टी स्टमक देना है। एक ही टाइम देना सर, शाम को तो नहीं देना? एक ही टाइम सफिशिएंट, एक ही टाइम सफिशिएंट है। इसके अलावा फिर उनका निदान परिवर्जन करना, दीपन पाचन है अगर तो उसको अगर मान लो डाइजेशन ठीक नहीं तो डाइजेशन ठीक करना है। अगर कॉन्स्टिपेशन है तो कॉन्स्टिपेशन को दूर करना है। ये सब सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट जो भी है वो आप साथ में देना है। उसका इसमें सर हम 100% पेशेंट को। एंजियोग्राफी कब तक रिपीट करा सकते आप हैं 6 इसमें, महीने एक के में? बाद एंजियोग्राफी रिपीट करवाइए और फिर मुझे भी जरूर बताइएगा, ठीक है ना। जी और सर, इसको जी जी। रिकॉर्ड करके रखिएगा आप। जी सर, जी सर, फिर थैंक यू डेफिनेटली सर, आराम थैंक। होता है और बिल्कुल आप करके देखिएगा। हाँ जी सर, यहाँ तो बहुत पेशेंट है ना ऐसे, हम देखते हैं। बिल्कुल ठीक बिल्कुल। है जो सर। बाकी थैंक यू। कोलेस्ट्रॉल वगैरह बढ़ता है तो उसका आप मेदोपाचक, रसपाचक वगैरह देके कोलेस्ट्रॉल कम कीजिए। आरोग्य वर्धिनी वटी देकर, चंद्रप्रवृत्ति देकर आप उसका कोलेस्ट्रॉल भी कम कीजिए। और बाकी जो भी आपके पैथोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन वो पूरे करवा लीजिएगा। ब्लड के पैरामीटर्स वगैरह देखिए और उसको उसके हिसाब से आप ट्रीटमेंट कीजिए, ताकि उनको भी सेटिस्फेक्शन मिले पेशेंट को कि हाँ जी। हाँ जो मेरा ट्रीटमेंट चल रहा है वो ठीक चल रहा है और मेरा कोलेस्ट्रॉल अब कम हो गया है। शुगर है तो शुगर नॉर्मली क्या है, डायबिटिक पेशेंट को ही ज़्यादा होता है। उनका हाइपर जी सर। कोलेस्ट्रॉल में होता है, डाइट यानी अनकंट्रोल रहता है। तो आप उनका डाइट कंट्रोल करवाइए प्रॉपर तरीके से।
लैक्टोज बिल्कुल रेगुलर हो जाते हैं। वेट अगर ज़्यादा है तो वेट रिड्यूस करवाइए, प्रॉपर एक्सरसाइज बताइए, हल्का, बहुत ज़्यादा नहीं, जिससे अब जैसे वॉकिंग करना बहुत अच्छा है। बट क्या कि जिनको ब्लॉकेज रहता है 80% तो वॉक नहीं कर सकते, सांस फूलने लगती है, तो उनको थोड़ा सा कम व्यायाम करवाइए। ऐसा व्यायाम बताइए, जैसे प्राणायाम हो गया, उनको कपालभाति हो गया, जो बैठ के कर सकते हैं इजीली, ठीक है, तो वो करवाइए, जी तो सर। उसके बाद जी काफी सर, अच्छा। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू। कितना अच्छा बताया सर ने, इसीलिए एक्सपीरियंस डॉक्टर से बहुत कुछ सीखना चाहिए। जी, डॉक्टर अश्विनी जी बोल रही हैं कि सर आप शेयर कर दीजिएगा ग्रुप में, थर्ड वन क्या है ऐसे पूछ रही हैं। डेफिनेटली डेफिनेटली। जी, क्योंकि जितने भी नए चिकित्सक हैं ना, जरूर आपका योग प्रयोग करेंगे और उनको भी सफलता प्राप्त होगी। ठीक है, एक डॉक्टर तकदीर सिंह जी हैं। सर आप क्या देते हैं तकदीर सिंह जी? आपके प्रैक्टिस में कुछ आपका अनुभूति योग, आपके मतलब कुछ एक्सपीरियंस, सर नहीं, हार्ट का कोई पेशेंट सर आता नहीं है हमारे पास बिल्कुल ही। तब भी आप क्या देंगे अगर कोई पेशेंट आए तो? क्योंकि सर आप ऐसे का तो मतलब पूर्वज लोगों का सब है ना, आयुर्वेद का सारा काम। सर वो देखना ही पड़ेगा, उन्होंने लिखा तो जरूर होगा क्योंकि डाटा तो सभी का है। तो देखकर सर मैं ग्रुप में बता दूंगा अगर कभी मुझे मिला था जी तो। ठीक है, आप बांटेंगे तो आपका भी नॉलेज बढ़ेगा। हाँ सर, मैं जरूर देख कर बता दूंगा अगर कोई हुआ ना, मिला तो। जी सर मैंने ये पूछना था, अभी जो इन्होंने फॉर्मूला बताया सर ने, हाँ, तो वो धूप में रिएक्शन तो नहीं करता? अगर धूप में करता तो हम दूसरी ब्राउन बोतल में डाल लें। डॉक्टर एमवी सुशील सर आपसे पूछ रहे हैं। प्लास्टिक के बोतल में एडवाइस नहीं करते, कांच की बोतल में अच्छा रहता है। प्लास्टिक की बोतल में क्या की नहीं सर, बोतल, कांच की भी आती है ना एम्बर कलर। हाँ उसमें रख सकते हैं आप। हाँ मैं अंबर कहीं कलर धूप। बोतल में रख सकते हैं, जरूरी नहीं है ट्रांसपेरेंट बोतल, कांच की होना चाहिए बोतल, बड़ी अंबर कलर। जी जी, ठीक है सर, धन्यवाद सर। थैंक यू। ठीक है, और डॉक्टर सविता पेठे मैम, डॉक्टर श्वेता जी, डॉक्टर प्रभात पांडा जी, आप लोग का कोई एक्सपीरियंस है तो बताइए। डॉक्टर वर्षा कौशिक मैम, डॉक्टर पूजा रच मैम, आप लोगों ने हार्ट के पेशेंट ठीक किए हैं तो कुछ बताइए। अश्विनी जी कुछ बोलिए आप लोग भी, या कोई और केस बताइए। हाँ प्रभात जी बोलिए सर। सर नमस्कार। हाँ नमस्ते सर, प्रणाम नहीं सर। सर, ऐसा कुछ एक्सपीरियंस नहीं है, अभी तक तो हैंडल नहीं कर रहे थे, तो आप अभी ट्राई करेंगे सर। करिएगा। जी जी ठीक है, कोई और केस आप लोगों ने सॉल्व किए तो वो भी डिस्कस कर सकते हैं। अश्विनी जी कोई और दूसरा केस बताइए, गायनेक के केस या कोई और जो आप लोगों ने अभी ठीक है। शशि तिवारी मैम एक बस्ती के पेशेंट को ट्रीटमेंट कर रही थी, वो क्या हुआ? शशि तिवारी मैम आप बिजी हैं तो ठीक है। पूजा रच मैम, कमल जी, अगर अंजना मैम नहीं आती है तो कमल मैम बोलती ही नहीं है, क्या हो गया? आपको अंजना कुछ मैम नहीं, ने बोला है कमल जी कि आप बोलिएगा। नहीं नहीं सर, ऐसे कुछ नहीं चल रहा है। तो कोई केस सुन बताइए रही ना जो हूँ सर, हाँ हार्ट के लिए सुन रही हूँ अभी। अभी पेशेंट पीसीओडी के ही चल रहे हैं सर, वो भी अच्छे हैं अच्छा, पीसीओडी इसीलिए। में आप क्या क्या लेकिन देते सर हैं, वो रिजल्ट आता है बताइए। सर पीसीओडी में पेशेंट का जो रहता है ओवरएन में तो स्कैन करके पहला पेशेंट का देखती हूँ और दीपन पाचन स्टार्ट करती हूँ पेशेंट का। दीपन पाचन अच्छा हो जाए तो उसके बाद रसपाचक, रक्तपाचक, कुबेराक्ष देती हूँ। और जो अपना जो इरेगुलर साइकिल पुष्पांतक, नष्ट पुष्पांतक और अपना चंद्रवावटी, आरोग्यवर्धिनी, कुमारी आसव मैं देती हूँ पेशेंट को। तो इससे सर पेशेंट का पहले ये तो शमन चिकित्सा में देती हूँ दीपन पाचन और ये, उसके बाद पेशेंट का मात्रा बस्ती और विरेचन करवा देती हूँ। और विरेचन के बाद पेशेंट का जब साइकिल अच्छा हुआ तो बहुत अच्छा, नहीं तो इरेगुलर होगा, 2.5 मंथ 3.5 मंथ होगा तो नीरो का योग देती हूँ मैं, नीरो अनुवासन करके। और उसके बाद उत्तर बस्ती आफ्टर मेंसेस के बाद देती हूँ। क्या 3 चीज का उत्तर उत्तर बस्ती, और बस्ती? उत्तर बस्ती में सर मैं हाँ कासिस और क्षीर दोनों मिला के सैंडविच में देती हूँ। और लास्ट में जब उसका
रेगुलर होता है मेंसेस, तो ऐसे पेशेंट को मैं एक फॉलिकल स्टडी करवा देती हूँ, क्योंकि जितना वो हम अच्छी तरह से फॉलिकल या ओवुलेशन अच्छा हुआ है नहीं, या एंडोमेट्रियम थिकनेस अच्छी बढ़ रही है नहीं, या ओवेरियन स्टोमा जो स्ट्रांग रहता है, ठीक रहता है, वो अच्छा हुआ है नहीं, ये देखने को। और उसके बाद जब उसमें कोई क्षयात्मक या पहले से ही कोई अलग से सिस्ट फॉर्मेशन वगैरह होगा तो उसका ट्रीटमेंट अलग से रहता है। लेकिन क्षयात्मक होगा तो बृहन चिकित्सा में सर फिर फलद्रुत का उत्तर बस्ती देती हूँ और पेशेंट को वसंत कल्प चालू करवा देती हूँ, लघुमालिनी वसंत वगैरह। और पीसीओडी के पेशेंट में तो 3-4 मंथ में सर रिजल्ट आ जाते हैं। कई बार ऐसा रहता है कि थोड़ा लेंदी पेशेंट का आहार विहार परहेज अच्छी तरह से नहीं संभाला तो एक्सटेंड हो जाता है सर। और चॉकलेट सिस्ट में क्या देती हैं? सर पहले तो चॉकलेट सिस्ट मैं घबराती थी कैसे ट्रीट करना है, लेकिन अंजना मैम से सीखा है। अभी एक पेशेंट है मेरे पास चॉकलेट सिस्ट का, तो उसमें मैंने पेशेंट का दीपन पाचन और शमन चिकित्सा में अपने कुबेराक्ष, शंखभस्म और जो मुस्ता परपट ऐसे देती हूँ। ग्रहणी पे भी चिकित्सा करती हूँ पेशेंट के से, क्योंकि ग्रहणी विकृत होने की वजह से ही उसका रस व स्रोत विकृत हुआ है ऐसे मान के। तो और पेशेंट का मनोभाव स्रोत भी अच्छा करना पड़ता है इसमें, तो शिरोधारा भी पेशेंट को मैं प्लान करती हूँ। लेकिन चॉकलेट से में सर मैंने 1-2 केस में उदरधारा और उसमें जलोकाउचरण किया है, तो बहुत अच्छे तरीके से सर वो बस्ट भी हुए हैं और अगला पीरियड उसका अच्छी तरह से आया है। और जो हम मैम हमको बोलते हैं कि शिगरू तेल का नस भी देना चाहिए, नाभि पूरण और मात्रा बस्ती, तो मैं अभी शिगरू तेल का पेशेंट को मात्रा बस्ती और योनि पिचू भी शिगरू तेल का रख देती हूँ, तो उससे बहुत अच्छा सर ये चॉकलेट सिस्ट में बहुत अच्छा फर्क पड़ता है। एक एडेजन का केस है सर मेरे अभी चल रहा है, तो उसमें मैम ने बोला था उसी तरह से उसका ट्रीट किया, तो रसपाचक दिया था, रक्तपाचक और मांसपाचक भी दिया था मैंने। और कुबेराक्ष भी सर उसका चूर्ण फॉर्म में शंखभस्म, कुबेराक्ष, मुस्ता, अपना पाठा इंद्रिय कुटकी मिला के इसमें, और मैंने उसमें सर चोपचनी भी दिया था, तो एक योग बना के पेशेंट को दिया था। और जो एडेजेंस थे ना सर, तो पेशेंट का मैंने शिगरू तेल का योनि पिचू रखा था, तो पेशेंट बोलता है कि पहले से बहुत अच्छा, और वालुका से उधर पे किया था, तो पेशेंट का मेंसेस 2.5 मंथ में आया था, क्योंकि यूटेरस के एंटीरियर वॉल पे एडेजेंस है, तो इसके लिए उसका कंप्लेंट्स मानुस अशरमन सिंड्रोम जैसे है उसके सिम्टम्स सब। साइकिल ही रेगुलर नहीं आती 3.5 मंथ 4.5 मंथ, लेकिन अभी तो उसका 1.5 मंथ में आया है साइकिल। और उसके बाद उत्तर बस्ती में मैंने सर उसको काशी सदी तेल और अपना क्षीरबाला तेल दिया था, तो उससे पेशेंट बोल रहा है कि जब से उत्तर बस्ती हुई है तो उसके क्लॉट्स मानो ऐसे जो एडेंस वो योनि भाग से जा रहे हैं। और शिगरू तेल का भी उदर धारा पे थोड़ा सा पेशेंट को सेहन करने को बोला था, और लोकली भी योनि पिचू रखने को बोला था, तो उससे बहुत अच्छा फायदा। और उसका जो एबडोमेन का गर्त था वो भी कम हुआ है, और सॉफ्टनेस जो रहता है सर, स्नेहन जो बोलते हैं हम अच्छी तरीके से, वो बहुत अच्छा हुआ है। और लगता है सर 2 साइकिल तो उसकी अच्छी आई है अभी मैम के गाइडेंस से, तो अभी देखेंगे। लेकिन सर बहुत अच्छा उसमें मैंने जो मात्रा बस्ती बताई है वो सहचर तेल और दशमूल तेल की है, और शिगरू तेल उसका योनि पिचू के लिए रखा है। नस्ते के लिए सर वचा और अपना क्षीरबला है ना, वो मिक्स करके मैंने दिया है, क्योंकि थोड़ा सा HPO एक्सिस भी काम अच्छा करे, दिया है। हेलो हाँ सुनाई दे रहा है, बहुत अच्छा। प्रणाम मैम। हेलो सर। प्रणाम और सर। मैम वो हाँ जो आप पीसीओडी का बता रहे थे, तो उसपे वस्ती आपने मात्रा वस्ती किसका दिया, और जैसे नीरू वस्ती देते हैं, तो किस चीज का देते हैं? सहचर तेल का मात्रा बस्ती देती हूँ,
और अपना निरोह जो रहता है वो दशमूल को आता है, और अपना जो एरनमूल रहता है ना मैम, वही प्रेफर करती हूँ मैं ज्यादातर स्त्री में, तो बहुत अच्छा काम करता है। लेकिन एरंडमुल उसमें केला या एरंडमुल आदि? एरनमूल अच्छा, ओके, अकेला एरनमूल एरंडमुल आदि है, और एरंडमुल हाँ आदि। वो ज्यादा ओके, प्रेफर कर। हाँ तो इसमें जैसे निरुवस्ती में घृत और तेल कौन सा यूज करते हैं? यूज करती हूँ, कभी कभार तेल भी यूज करती हूँ। तो मैम मैं आपकी अपना वॉइस ब्रेक हो गई, सुना नहीं कौन सा घृत है। गोग्रुथ ही यूज करती हूँ मैम मैं। ओके, हेलो। हाँ जी जी, दशमूल क्वाथ या एरंडमूल आदि क्वाथ बना हाँ के, है ना? हाँ थैंक यू मैम। हाँ। नमस्ते कमल मैम। आपने बताया कि आपने एडेजन वगैरह में चोपचीनी का यूज किया, तो हाँ चोपचीनी को आपने किस दोष को ध्यान में रखते हुए किया? मैम मतलब मैं कफ आवृत और वायु का अनुबंध, ये हाँ, दोनों को दूर करने के लिए चोपचीनी का यूज किया था मैंने मैम। अच्छा, आपके पेशेंट की प्रकृति क्या वात कफ है क्या? पेशेंट की प्रकृति कफ लगती है, कफ पित्त लगती है मैम, लेकिन पित्त इतना माने तो नहीं, लेकिन अभी तो उसका कफ कफ प्रधान वात ही लगता है मेरे को। लेकिन उसका थोड़ा सा गुस्सा होना वगैरह ये थोड़ा तो हार्मोनल चेंजेस की वजह से भी होगा, लेकिन टिपिकल कफज है। हाँ, क्योंकि ज्यादातर जो भी हाँ मैंने अभी तक देखे हैं ना अपने प्रैक्टिस में भी, तो हाँ ये सब जो कफ डोमिनेंट वाले हाँ मतलब प्रकृति वाले पेशेंट रहते हैं, उसी में हाँ ज्यादा सिस्ट का डेवलपमेंट होने लगता मैम है। एक जो आपने उदर धारा बताई, वो मतलब कौन से केस में करना है और किस मटेरियल से करना है? मैम मैंने तो अभी तक उदर धारा की है वो एंडोमेट्रोसिस, एडिनोमायोसिस और एडेजेंस इसमें किया है, और कभी कभार पीसीओडी का जो रहता है अनओवुलेटरी साइकिल भी में भी किया है। और पीसीओडी में थिक ओवेरियन स्ट्रोमा रहता है, जिसकी वजह से उसका जो ओवरी मानो इरेगुलर साइकिल रहती है, उसमें मैंने उदर धारा की है, और मंजिष्ठादि तेल की है मैंने, तो और जलोकावचरण मैम जो रक्त मंजिष्ठादि तेल है, ये जैसे कोई शास्त्रीय फॉर्मुलेशन है मंजिष्ठादि तेल? नहीं, वो अनुभूत सिद्ध है। मैं एक सर के पास जाती थी पुणे में, तो उनसे मैंने सीखा था। तो उन्होंने मुझे बोला था रेफरेंस, लेकिन चरक का रेफरेंस बोला था मैंने, देखा तो चरक चिकित्सा शोथ रोगाधिकार ऐसे बोला था, लेकिन मैंने उधर देखा तो वो नहीं मिला मुझे आज तक। लेकिन उन्होंने जो बताया कि रक्तचंदन, पद्मकाष्ठ, अपना नीलकमल और कमल नाल और ये जो बाम्बू शूट रहता है, इससे मिला के वो क्या उशीर भी रहता है उसमें मैम, तो इसका क्वाक करके टील के साथ सिद्ध करना है उसको, तो इससे मंजिष्ठा दे और मंजिष्ठा मेन, तो ये सब सम भाग में लेना है मैम, और इससे हम मंजिष्ठा दी तेल प्रिपेयर करेंगे। तेल मूर्छना के बाद आप यूज कर सकते हो। मैम रक्तचंदन, पद्मकाष्ठ, बैम्बू शूट, कमल नाल, हाँ कमल नाल कमल और नाल, मंजिष्ठा और मंजिष्ठा। मंजिष्ठा, ये हाँ 5 इंग्रेडिएंट्स हुए। हाँ जी मैम, उनसे हाँ हम उसको तिल तेल कल्पना, में सिद्ध करना है। हाँ तिल तेल में सिद्ध करना है मैम। जी, और बहुत ये अच्छा। सिर्फ नाभि के नीचे नीचे देना है इसको? हाँ अधोदर अधोदर में हम उसको देते हैं। और मैम ने जो बोला था ना मैम, शिग्रू का लेप लगाना और वालू का स्वेद, वो भी बहुत अच्छा काम करता है। मानो कि मंजिष्ठा तेल आपको अच्छा अभी प्रिपेयर करने को टाइम नहीं मिला, तो अपने शिग्रू अपने पास रहता ही है, तो वो शिग्रू का जो कल्क रहता है ना, उसका भी आप थोड़ा सा लेप करवा दे तो अधोदर में चलता है। और जलो का उच्चारण बहुत इम्पोर्टेंट रहता है मेरे को तो। ऐसे पहले तो अभी पेशेंट एक आया था मेरे पास एडिनोमायोसिस करके, और अनओवुलेटरी साइकिल भी थी उसकी, तो इस पेशेंट को मैंने जलोकार्चन दे इसलिए बोल रही हूँ कि पेशेंट का रक्त दृष्टि तो वो जलोका इतने अच्छे तरीके से जज करती है कि नाभि के अंदर जलोका जाके, ऐसे अंदर जो होल अपना नाभि का रहता है
से उन्होंने सब किया ब्लड, मानो हम मानते हैं कि इधर उधर वो लेगी, लेकिन उधर से सब किया। और मैंने जब उनको पूछा कि आपका कोई सर्जरी हुआ था, तो वो बोली कि हाँ मेरा लैप्रो हो गया था, क्योंकि एक्टोपिक प्रेगनेंसी रह गई थी उसकी। तो वो एक्टोपिक प्रेगनेंसी की वजह से, और जो लोका लगाए थे वो अपने ट्यूबल लेफ्ट साइड के ट्यूब के जगह पे और नाभि के यहाँ पे। तो हमसे ज्यादा झलका बहुत अच्छा जज करती है मैम, ये मुझे बताना था। मेरे लिए वो बहुत एक सरप्राइज था वो झलका का, वो जो साइड चूज करती है ना वो, वैसे। थैंक यू, बहुत अच्छा बताया। तो उधर से हाँ, फिर से बताइए कौन सा ओके। साइड, मतलब आपने ओवेरियन सिस्ट के लिए किया था? नहीं, एडिनोमायोसिस ओके, के लिए क्या है मैम? मतलब मैम नाभि के? ओवेरियन सिस्ट के लिए तो हमारा कुबेराक्ष बहुत अच्छा काम करता है ओवेरियन नहीं, सिस्ट। आपने जो जलोका का साइड बताया ना, उसके बारे में मैं पूछ रही हूँ मैं। वो पेशेंट था मेरा एडिनोमायोसिस का था और अनओवुलेटरी साइकिल का था। हाँ, ओके, तो तो उसमें मैंने जलो का उच्चारण किया था मैंने मैम। अच्छा, एक बार रिपीट करेंगे प्लीज, कौन सी साइड पे? नहीं, साइट मैंने नहीं चूज की थी, जेलो का नहीं चूज की थी। और नाभि के जो होल रहता है हमारा नाभि का साइड, तो अम्बिलिकस के यहाँ ही उन्होंने बाइट ओके, किया था। तो मेरे लिए वो बहुत सरप्राइज था कि वो हाँ ये अंदर वही जाके कहती हूँ बाइट कि किया था। अच्छा, हाँ अंदर हाँ मतलब पूरा सब करने के बाद उनको रिजल्ट मिला, हाँ, ऐसा बता रहे हैं क्या आप? रिजल्ट मिला। हाँ, रिजल्ट मिला मैं, मैम जैसे लेकिन उनका पीसीओडी है, उसमें देखो, हाँ आपने जैसे ये पुष्प नष्ट पुष्पांतक रस और ये सब कुछ दिया। अगर पेशेंट को मेंसेस आ रहे हो, पर हाँ उसको जैसे अभी एक पेशेंट चल रहा है, उसको जैसे 20 डेज बाद ही आ जाते हैं, कभी 16 डेज बाद आ जाते हैं, तो हाँ इसमें मैम, भी नष्ट इसमें पुष्पांतक दे सकते हैं हम? कौन सा? जैसे 20 डेज बाद भी आ रहे हैं हाँ मेंसेस, कभी 16 डेज बाद आ रहे हैं, बट मेंसेस आ रहे हैं, और पीसीओडी में मिस नहीं हो रहे मेंसेस, बट अर्ली आ रहे हैं, बार बार मैम, फ्रीक्वेंटली आ रहे हैं। पीसीओडी में कैसा रहता है, इसमें थोड़ा सा जज करना चाहिए कि पेशेंट की प्रकृति पित्तज है कि पेशेंट का आहार विहार देखना चाहिए, क्योंकि ग्रहणी दृष्टि इसमें बहुत प्रॉपर रहती है। पित्त प्रदान की वजह से पित्त का उष्ण गुण जो रहता है वो रक्त को द्रवता डेवलप करता है। तो इसमें हम पित्त शामक चिकित्सा दें, और इसमें बहुत अच्छी तरीके से काम करता है तो शतावरी घृत काम करता है मैम। मेरे पास भी एक पेशेंट लड़की थी, कॉलेज गोइंग, तो सुबह 7 बजे खाना खा के जाती थी, खाना भूख लगे या न लगे। तो उसकी वजह से और थोड़ा स्ट्रेस फैक्टर रहता था, तो सेम ऐसे ही कि उसको हर 15 डेज के बाद आती थी, मेंसेस नहीं रुकती थी, और 8 डे के बाद फिर 2 दिन स्टॉप, फिर उसके बाद मानो कि ये अनओवुलेटरी जो साइकिल रहती है ऐसे आती थी। तो इस पेशेंट में मैंने पित्त शामक चिकित्सा दी थी, तो बहुत इंस्टेंट ही मैम रिजल्ट। और बस्ती मैंने चालू करवा दी थी चंदन बाला लाक्षादी की, और पित्त शामक के लिए शतावरी घृत स्नेहपान के लिए दिया था। और पेशेंट को कामदुधा गुलकंद कामदुधा प्रवाल पंचामृत दोपहर को दिया था मैंने। और संशमनी वटी मैंने इसमें किया था काम। लेकिन मैम इसमें कुबेराक्ष मत देना, पीसीओडी है फिर भी, क्योंकि कुबेराक्ष जो है रहता है वो रक्त पे काम करता है। और इसका जो आप बोल रहे हैं कि अनओवुलेटरी है साइकिल, तो इसमें अनओवुलेटरी मानो अर्ली अर्ली ओवुलेशन मैच्योरेशन हो रहा है ना, तो इसमें कुबेराक्ष मत देना मैम। आप अलग पुष्प धनवा, चंद्रप्रभा, फल त्रिकादि, कुमारी आसो भी आप दे सकते हैं, लेकिन कुमारी आसो के बावजूद आप अशोका स्टेज में बहुत अच्छा काम करता है मैम। तो इसमें चंदनमाला लाक्षादी का रोल बहुत अच्छा रहता है मैम, और बल्ले भी देता है गर्भाशय को। तो ये पीसीओडी होगी फिर भी आप रेगुलर आ रही है, लेकिन इतनी तो चंदनमाला लाक्षादी का मात्रावस्थी दे देना। क्लासिकल अभी तो इसका विरेचन कर देना, क्योंकि पित्त शमन हो जाएगा। और ओरली स्नेहपान में शतावरी घृत का स्नेहपान लघु सूचकर बहुत अच्छा काम करता है मैम इसमें। और कामदुदा भी अच्छा काम करता है। और उसको बल्य के लिए थोड़ा सा धात्री लोह दे देना, अमल की विभूति इसमें काम करता है मैम। जी मैम, बहुत अच्छा बताया, थैंक यू सो मच। हाँ
क्योंकि हम पीसीओडी मानते इतना ही चलता है कि चलो सिस्ट और उसका रेगुलर साइकिल करना है, लेकिन कभी कभार पेशेंट का आहार विहार भी देखना चाहिए और थोड़ा सा युक्तिपूर्वक हम पित्त का चिकित्सा करें तो इसमें पेशेंट का रेगुलर इसमें रहता जो है मैम विरेचन साइकिल। जो विरेचन है वो नित्य विरेचन या क्लासिकल विरेचन कराना नित्य चाहिए अगर पेशेंट माने? विरेचन भी अभी अभी तो टाइम क्लासिकल विरेचन का है, तो मुझे लगता है कि क्लासिकल करे तो बहुत अच्छी तरीके से उसका साइकिल बैठ जाएगा। और नित्य करोगे तो हम अपना सर का जो रहता है कि त्रिवरुत लेहम या कैस्टर ऑयल से भी आप करवा सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि क्लासिकल करे तो पेशेंट फिट फाइन हो जाएगा। क्लासिकली गोग्रुत के साथ किया तो बहुत अच्छा हो जाएगा इसमें। थैंक यू। अच्छी तरीके। हाँ कमल मैम, आपने बताया कि कुबेराक्षवटी इसमें यूज नहीं करना है, तो हाँ इसका कारण क्या है? या ये रुक्षता लाता है, इसकी वजह से आप बोल रहे हो क्या ऐसे पेशेंट में? नहीं, उष्णता की पेशेंट की मेरी तो पित्त प्रकृति की है, लेकिन जी कुबेराक्ष का एक रोल ऐसा रहता है कि रक्त पे काम करता है और रक्त का जी जो तीक्ष्ण गुण रहता है, कुबेराक्ष का जो तीक्ष्ण गुण वो रक्त का प्रसादन करने के बावजूद रक्त का निस्सारण अच्छी तरीके से करता है। और मैम का जो रहता है पेशेंट का, तो वो प्री मैचुरेशन ओहुलेशन होता है, प्री ओहुलर मैचुरेशन, तो इसमें जी हम कुबेराक्ष का तो फिर रक्त का क्षरण ज्यादा होगा तो वो फ्लो नहीं ज्यादा बढ़ेगी द्रवता, हाँ, और मैं रक्त वही की सोच रही द्रवता थी। बढ़ने की वजह से पेशेंट का फ्लो बढ़। हाँ, तो उसके कारण मैं कुबेराक्ष नहीं यूज करती उसमें मैं। कुबेराक्ष के ओके बावजूद भी हम अलग तरीके से मंजिष्ठा सारीवा भी हम यूज करते हैं, तो बहुत अच्छा काम करता है, लेकिन अच्छी जी तरीके से प्रसादन करके रक्त का। हाँ, मतलब उष्णता द्रवता बढ़ती है ना पित्त की, तो वो रक्त धातु पे भी हाँ इफेक्ट बढ़ती करती है, है। इसकी वजह से आप मना कर रहे हैं। ठीक है मैम। और इसमें इसकी प्रकृति तो पित्त की तो बढ़ती है। हाँ मैंने पहली बार किया था मैंने, और जी हमने जल्दी की, और मैंने वो सुधार जल्दी से सीखा है वो। इसीलिए मैं बोल रही हूँ मैम की अपने अपना भी थोड़ा सा रहता है कभी कभार रॉन्ग डिसीजन, तो जी इसकी वजह से मैंने बोला मैम से कि उनसे गलती नहीं हुई, वो मेरे से जी हुई थी। तो ओके, थैंक्स फॉर बोलिए। शेयरिंग एक्सपीरियंस मैम। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। तो अभी टाइम थैंक हो यू गया है, हम थोड़ा ब्रेक ले लेते हैं, फिर मिलते हैं 2 ठीक मिनट है। बाद मिलते हैं। थैंक यू, प्रणाम सभी लोग को। प्रणाम।